Hello everyone, this is Ronak Anand. I welcome you all on this Guiders online educational platform. Okay, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम जो है MPPSC मेंस पेपर 3 साइंस एंड टेक लेक्चर सीरीज जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा दूसरा डेमो लेक्चर्स होगा। इनमें हम यूनिट 1 चल रहे हैं। एक बार यूनिट 1 का सिलेबस देख लें। ये जो हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है ये कंप्लीट यहाँ से, हाँ, यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 इज टोटली डेडिकेटेड टू फिजिक्स, ओके, एंड दिस लेक्चर इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू ऑल द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। फॉर हिंदी मीडियम आई विल मेक सेपरेट वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। तो ये लेक्चर जो है इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, जहाँ पे हम जो है कंटेंट इंग्लिश में दिए हैं और लेकिन डिस्कस जो हम करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइन करेंगे। क्लियर है? जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, PDF जो मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, या यूँ समझिए कि ये डेमो का दूसरा लेक्चर है, ओके। साउंड का जो डेमो लेक्चर है ये हम पहले दे चुके हैं, वो इसलिए कि ग्रेविटेशन हमने प्री में बहुत डिटेल पढ़ा था। तो उन बच्चों के लिए जो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके लिए डेमो एक डिफरेंट लेक्चर से होना चाहिए था, इसलिए साउंड जो ये पूरा डिफिनेशन, मीडियम, प्रोपेगेशन ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। डेमो लेक्चर में आपको यूट्यूब पे हमारे ही चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। या आप हमारे ऐप पे भी इन लेक्चर्स को, जो डेमो लेक्चर्स हैं उनको फ्री में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मेंस लेक्चर सीरीज है इनमें हम करने क्या वाले हैं। तो पहले 1 बाय 1 ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं आपके, उनको हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, और इसके बाद इन टॉपिक के लास्ट में लेक्चर में ही हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने पढ़ा है उनसे प्री में 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और 11 मार्क्स के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? ये हम डिस्कस करेंगे अपने ही लेक्चर के लास्ट में, ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करवाएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स के बाद, और इसका टेस्ट सीरीज भी हम लेंगे साइंस एंड टेक के लिए ओनली, जो इन लेक्चर में इंक्लूडेड होगा। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है, क्लियर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये जो है ये m1 मास मान लीजिए, ये m2 मास मान लीजिए, ये हमेशा इसको अपनी ओर खींचेगा, ये हमेशा इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, एनी टू बॉडी, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, जब हम 12 के बाद पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग मास और एनर्जी, हैविंग मास और एनर्जी, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास मास होगा वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिनके पास एनर्जी है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो होता ये है, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक होल है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और फिर इसको अट्रैक्ट करने के बाद इसमें से लाइट भी बाहर नहीं जा सकती है, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसमें मास तो होता नहीं है। इसके बाद यहाँ ये दोनों जो हैं अपने प्लैनेट हैं, या कुछ भी समझ लीजिए, दोनों जो हैं कोई भी, मतलब यूनिवर्स में अपना कोई प्लैनेट हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैविंग, एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास और एनर्जी अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, और दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। Earth attracts everything towards it by an unusual force of attraction. This force of attraction is known as gravitation or gravitational pull by Earth. Okay, by Earth. In the 7th century, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, या यहाँ पे 3 मार्क्स में आपको ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे अपने इसी यूनिट में, जिसमें हम ब्रह्मगुप्त के बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे 7th यूनिट में। तो इन द 7th century CE ब्रह्मगुप्त स्पोक्स ग्रेविटी, 8th यूनिट में ब्रह्मगुप्त स्पोक ऑफ ग्रेविटी एज एन अट्रैक्टिव फोर्स लेटर डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन। सबसे पहले इंडिया में जो है ग्रेविटेशन का जो है डिस्कवरी किया, ये बताया, वो थे ब्रह्मगुप्त, जो इंडियन जो है फिजिसिस्ट थे, ओके। इन्होंने पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया, बाद में न्यूटन ने जो है इनको डिस्क्राइब किया, इनका पेटेंट करवाया, प्रूव किया। तो दुनिया में सारे लोग न्यूटन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम इंडियंस हैं तो हमें ब्रह्मगुप्त के बारे में भी जानना चाहिए,
क्लियर। तो 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इस पेज से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 3 मार्क्स के बनेंगे। पहला बनेगा आपका ग्रेविटेशन, दूसरा बनेगा आपका ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। क्लियर। आगे चलते हैं अपन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आप बचपन में जो है कहानी पढ़े होंगे, सुने होंगे कि न्यूटन बाबा जो थे ये जो है पेड़ के नीचे बैठे थे और इनके सर पे जो है एक पेड़ एप्पल जो है गिरता है, ये एप्पल का पेड़ था। तब जाके जो इनका दिमाग खुल जाता है, तब इनको समझ में आता है कि सारी चीज़ें ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रही हैं। क्लियर। तब इन्होंने जो है थॉट दिया ग्रेविटेशन का। तो इनके द्वारा लॉ दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है? तो इनके 2 लॉ हैं। पहला, ये तो हम जान चुके हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts other object by a force of attraction called gravitation, तो according to Newton's law of motion। इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है। इन्होंने 2 लॉ दिया। पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m1, हैविंग मास m2। इन दोनों के पास मास है m1 m2 और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वो है आपका r मान लीजिए या d मान लीजिए, सॉरी ओके, r और d मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे अब इन्होंने क्या कहा, द फोर्स ऑफ, इन दोनों के बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, यानी F इज जो है ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, पहला लॉ। दूसरा इन्होंने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, that is F is inversely proportional to a square of distance between them। यानी जो फोर्स है ये इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और इनके बीच जो डिस्टेंस है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कहने का मतलब मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा और डिस्टेंस भी यदि बढ़ता चला जा रहा है तो फोर्स धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। जितने नियरर होंगे 2 ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तीनों ध्यान रखेंगे। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी अपन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें मिल गए। जब ये लिखने को आएगा तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये 2 इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे और एक फार्मूला निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। ओके, क्या है फार्मूला, हम ये देखते हैं। 1 मिनट, देखिए फार्मूला क्या है। अभी हमें क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, ये दोनों को हम कंबाइन कर दिए। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं यहाँ से तो हम एक कांस्टेंट जो है यहाँ लगाते हैं। कांस्टेंट है g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इस g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये आप समझ गए g। अब जी ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका यूनिट 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि यूनिट और डायमेंशन जो है आप डिराइव कीजिए, किसका, कैपिटल जी का या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, तो अब ये क्या है, कैसे हम निकालेंगे, यहाँ से देखिए F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू m1 m2। अब इन दोनों को इधर ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। अब इन सब का यूनिट इसमें पुट कर दीजिए। F का यूनिट क्या है, F का यूनिट है न्यूटन। R क्या है, R डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई m क्या है, मास, ये क्या है, मास। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। इसलिए g का यूनिट जो हमें मिला ये मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर।
अब इसी फॉर्मूले से यहीं पे हम इन दोनों का डायमेंशन, जी का डायमेंशन भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, एफ का, आर का, एम का, इन सब का डायमेंशन डाल देंगे तो फिर जो है हम जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो जी वाला है ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए अब चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी। इसी में देखें यूनिट जो है ये क्या है, इसका यूनिट हमने अभी डिराइव किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और डायमेंशन भी आप ऐसे ही डिराइव करेंगे। जी इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इंटू क्या था, एफ इक्वल टू था आपका जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई मास स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब का जो है एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू आप पढ़े एम ए, एम क्या है यहाँ पे मास है, मास का होता है एम, ए क्या है, ए का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर का होता है लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ, और सेकेंड का होता है टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। क्लियर? तो एफ का डायमेंशन हम यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद आर जो है, आर क्या है, आर लेंथ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, और मास क्या है, मास जो है इसका एम, विथ, तो इसका हो जाएगा एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो है इन तीनों का डायमेंशन यहाँ पे हम डाल दें तो हमें जी का डायमेंशन मिल जाएगा। वो जी का डायमेंशन क्या मिलेगा, m-1 L3 T-2। क्लियर? Therefore, the gravitational constant is dimensionally represented as m-1 L3 and T-2। ये भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि यूनिट और डायमेंशन जो है जी का डिराइव कीजिए। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपन आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी जो हमने ग्रेविटेशन पढ़ा, या सीधे सीधे ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, नॉट ओनली लॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। सीधे समझिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? तो ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये धरती है, धरती के चारों तरफ जो है ऊपर यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और धरती रोटेट हो रही है, तो हम जो है धरती से चिपके हुए हैं, हम इधर उधर भागते नहीं हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये ग्रेविटेशन की वजह से है। क्लियर? पहला समझ में आ गया। द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। धरती के चारों तरफ जो है एटमोसफेयर है, एयर का प्रेजेंस है, जिसकी वजह से जो है हम सांस ले पा रहे हैं। ये जो हवा रुकी हुई है धरती के चारों तरफ, ये किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो धरती के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है, न केवल चंद्रमा, प्लैनेट के, ये जो सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लाइन से अपन पढ़ें कि जो पहले 9 थे अब हो गए 8 प्लैनेट्स, ये रोटेट कर रहे हैं ना, ये किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेज टाइड्स इन सीज ऑन अर्थ। ये ज्वार भाटा जिसको आप बोलते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा होता है। किसकी ग्रेविटेशन की वजह से, ये चंद्रमा की ग्रेविटेशन की वजह से, और साथ ही साथ धरती के रोटेशन की वजह से। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं, तो क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा जो है ये लहरें बनती हैं। क्लियर? ऐसा सिंपल समझिए। तो ये 5 अपने क्या रहे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो ये भी जो क्वेश्चन बन सकता है, ये 5 मार्क्स में आपका बन सकता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, या एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन और द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, चलिए अब अपन आगे देखते हैं। सॉरी, आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि ये गाइडेड जो है, जो आप चैनल देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, सेम हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा कंप्लीट कोर्स जो साइंस एंड टेक का होने वाला है और MP फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए होने वाला है, जो लॉन्च होगा 10 तारीख को, 10 अगस्त को लॉन्च होगा, जिसमें साइंस एंड टेक के 2 यूनिट पहले से कंप्लीट आपको डले मिलेंगे, और डेली जो है 1 और 2 लेक्चर्स जो है डलेगा। और कोशिश हम करेंगे कि 1 मंथ के अंदर जो है, विद इन 1 मंथ हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। क्लियर? 10 अगस्त को हमारा लॉन्च होगा। आप ऐप पे जाइए, जो भी क्वायरीज हो, यहाँ नंबर दिया गया होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। हमारे अदर कोर्स भी हैं जो आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ये मान लो यहाँ पे ये एक पत्थर है,
ये ज़मीन पे पड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हैं और इसको रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक, जब आप अपनी ओर खींच रहे हैं उसको तो क्या होगा कि पहले पत्थर जो है भारी फील होगा और धीरे धीरे रोटेट होना स्टार्ट होगा। जब थोड़ा सा लुढ़क जाए, अपनी ओर आ जाए, तो खूब तेजी से आप उसको खींच पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वहाँ उसके मोशन में चेंज होता है। ठीक है, तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मोशन। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई होता है तो, ठीक है, या उसके वेलोसिटी में, उसके मूवमेंट में चेंज होता है तो वो क्या है, एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ऐसे ही धरती जो है, धरती भी अपनी ओर खींच रही है सारे ऑब्जेक्ट को। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये धरती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने छोड़ा, ऊंचाई से हमने उसको ड्रॉप किया, तो ये 0 स्पीड से धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगी। एंड तक आते आते उसका स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब हम छोड़ रहे हैं तो उसका स्पीड क्या था, मिनिमम था। चलिए 0 से ये मैक्सिमम स्पीड तक रीच करेगा। तो इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ग्रेविटी क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। दैट इज, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, and acceleration due to gravity is the acceleration produced by a body due to the gravity or Earth's gravitational force. The acceleration produced in a body due to the Earth gravitational force is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. Its value is always constant, that is 9.8. अब यहाँ से फिर से मेंस का क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का। ये तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या इसकी वैल्यू डिराइव करने को पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू 9.8 कैसे आई। अब ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब सॉरी, 1 मिनट, देखिए क्या वैल्यू ऑफ जी अपन डिराइव कर रहे हैं। मास ऑफ द अर्थ m इज दिस। देखिए पहले यहां से हम समझे कि F इक्वल टू हमने क्या निकाला था, F इक्वल टू निकाला था जी एम बाई आर स्क्वायर। देखिए ये है अर्थ, यहां से यहां इसका रेडियस है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका मास हमने m कंसिडर किया और अर्थ का मास हमने कैपिटल M कंसिडर किया। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो है इस रेडियस के कंपैरिजन में यदि ये थोड़ा सा हाइट पे है तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू जी इंटू एम एम बाई आर स्क्वायर। ये F इक्वल टू जी इंटू एम एम बाई आर स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि हमने मोशन में पढ़ा है बचपन में कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है एम ए, है ना, F इक्वल टू होता है एम ए। 1 मिनट, ओके। तो अब यहाँ पे ए क्या है, ए जो है ये एक्सेलरेशन है, ये ए क्या है, ये है एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो है तो ये भी ग्रेविटी, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको F इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में ये वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, F इक्वल टू एम जी। अब इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। यहाँ ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिला, G इक्वल टू मिलेगा हमें जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इग्नोर करना है, थोड़ा मेरा गला खराब चल रहा है सर्दी बुखार की वजह से, तो थोड़ा सा आवाज़ जो है फट सकता है, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे।
तो g इक्वल टू gm/r²। ये हमें g का क्या मिला, वैल्यू या एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पे g की वैल्यू हमें पता है, g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो है अर्थ का जो है मास है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस जो है अर्थ का ये कितना होता है, रेडियस होता है अप्रोक्सीमेट 6300, या फिर एग्जैक्ट हम लिखे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये किलोमीटर में हम बात कर रहे थे, इतना मीटर। तो अब इन तीनों की वैल्यू जब हम डाल देंगे तो हमें g का वैल्यू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें g का वैल्यू क्या मिलता है, g का वैल्यू मिल जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमें g का वैल्यू मिलता है। यहां से आप प्रॉपर फ्रेमिंग में इक्वेशन डिराइव करेंगे। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कैसे हमें डिराइव करना है। f इक्वल टू होता है g स्मॉल m कैपिटल m/r²। पहले एक डायग्राम बनाना है, जो ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस, ये है स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास m। ओके, तो अब यहाँ से ये f हो गया। अब f इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी होगा। अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा g f इक्वल टू जी m कैपिटल m/r² इक्वल टू mg, और यहाँ से mm कैंसिल हो गया, g इक्वल टू हमें मिलेगा gm/r²। ये हमें स्मॉल g या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन मिला, और ये डिराइव करने को 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और इसकी वैल्यू निकालने को पूछा जा सकता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे g की वैल्यू आप डाल देंगे, जो यहाँ दिख रहा है g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद जो है कैपिटल m की वैल्यू आपको दिख रही है, ये देख लेंगे। उसके बाद जो है आप r की वैल्यू डाल देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से आपको स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं ये वाले एक्सप्रेशन में ही आप देखिए g किन किन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे मेन फैक्टर ये है कि g डिपेंड करता है अर्थ के मास पे। g डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ g डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, radius of the earth and gravitational constant but not on the mass of the object। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, mass of the object पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़े अपन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। यहाँ पे जरा गौर कीजिए, ये हमारा अर्थ है, ये डायग्राम में देखिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ का जो पोल होता है ना, नॉर्मली हम क्या पढ़े हैं, ये हमारा अर्थ है, इधर समझ लीजिए ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये थोड़े से धंसे हुए होते हैं, है ना। तो ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस से छोटा होता है, ये r1 ये r2। तो r2 जो है ये r1 से क्या होगा, छोटा होगा। कंपेरेटिवली r2 इज लेस देन r1। ओके, तो हम क्या देखें यहाँ, अब g की वैल्यू क्या होती है, g का एक्सप्रेशन हमने निकाला है g इक्वल टू gm/r²। ये r डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जितना जो है ज़्यादा होगा ये इसकी वैल्यू उतनी कम होगी, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। सिंपल। तो r कहाँ पे कम होता है, पोल पे। जब r पोल पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, तो g की वैल्यू पोल पे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल। r कहाँ पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे, ये बीच वाली लाइन इक्वेटर है। तो द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर, ये ध्यान देना है। क्लियर। अब ये देखेंगे कि ये धरती का जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर, यदि हम इससे ऊपर बढ़ते चले जाएं तो r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा तो g की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। और जब हम अर्थ के सेंटर की ओर आते चले जाएं इधर, तो क्या होगा, g की वैल्यू जो है ये r जो है ये छोटा होता जाएगा, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये ध्यान देना है। अभी पहले हम देख चुके हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मास से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक पेन को और एक हाथी को या किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को, एक छोटे ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है ऊपर से नीचे फेंकें तो दोनों एक साथ ही नीचे आके गिरेंगे।
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, यानी एक चींटी भी ऊपर से गिर रही है और हाथी भी ऊपर से गिर रही है तो वो दोनों एक साथ जमीन को टच करेंगे, बशर्ते उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो एयर का फोर्स है ना वो अप्लाई नहीं होगा तब। क्लियर? विथ इंक्रीज ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशन में होता है ना तो वहां पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है और धरती जो है अपनी ओर खींच रही है जी से, तो यहाँ पे जो इंसान है ना वो जी की वजह से अटका हुआ है। यदि रोटेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फोर्स जो है बाहर की ओर लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी जी से, और हम लोग यहाँ से क्या कर जाएंगे, टेक ऑफ कर जाएंगे और टेक ऑफ करके अपने अपने पसंदीदा ग्रह पे लैंड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम निकलेंगे, किसी को मंगल पे जाना है, किसी को शनि पे जाना है, वहाँ पे हम लैंड कर जाएंगे। तो जब मोशन धरती का जो है ये रोटेशन जो हो रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा, रोटेशन इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ओके, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कितने टाइम्स रोटेशन हो जाए ताकि ये जो जी है ये जीरो हो जाए, है ना, या नेग्लिजिबल हो जाए। तो ये है 17 टाइम्स, दैट इज when the angular speed of the earth becomes 17 times its present value, a body of an equator of the equator becomes weightless। क्लियर? ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये भी हो सकते हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब क्या है, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दूसरा पॉइंट, इन दोनों का वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज दिस, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉल जी इज दिस, दोनों कांस्टेंट है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों कांस्टेंट है, बट इट्स वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, अर्थ पे भी, मून पे भी, कहीं भी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ये वेरिएबल है। कहाँ पे, अर्थ पे तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू वेरिएबल है। कैसे? क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल हो जाएगी और ये कांस्टेंट हो जाएगी। आगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कैपिटल जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, और ये एक्सीलरेशन है, ये स्मॉल जी जो है ना एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट आप डिराइव कर देंगे, इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के फॉर्मूले हो गए। यहाँ से आपको कितने डिफरेंस मिल गए, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस जो है आप लिख सकते हैं। यदि डिफरेंस 5 मार्क्स में पूछा जाए तो हो सकता है ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको कंपाइल कर लेंगे। क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ें। अब अगला जो है अपना टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर जो है साइंटिस्ट का नाम है, तो केपलर बाबा ने प्लैनेट जो मूव कर रहा है सन के चारों ओर, उनके लिए इन्होंने लॉ दिया। ठीक है, जिनको हमने बोला केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये है क्या देखो, ये सन है, इसके चारों तरफ जो है कोई भी प्लैनेट जो है रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन के इन्होंने 3 नियम दिए। तो पहला नियम जो है फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ है केपलर सेकेंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तीसरा है थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। इनके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकता है डायरेक्ट प्री के हिसाब से। यदि बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वल एरिया एंड थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, अब चलते हैं एक एक लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। पहला लॉ है केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर जो है लिखा क्या है इसको हम समझा देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सन है और ये प्लैनेट है, ये मान लो जो है ये है अर्थ। तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग जो ये है ये इलिप्टिकल पाथ पे, क्या ये इलिप्टिकल पाथ दिख रहा है, एनी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन इलिप्टिकल पाथ। क्लियर? एंड द सन इज सिचुएटेड ऑन इट्स वन ऑफ इट्स फोकाई। ओके, मतलब ये फोकस पे, ये 2 फोकस होते हैं इलिप्स में, ये 2 फोकस होते हैं, तो इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन होगा, और जो ऑब्जेक्ट या प्लैनेट जो है जो रिवॉल्व कर रहा है वो किस पाथ पे रिवॉल्व करेगा, वो करेगा आपका इलिप्टिकल पाथ पे।
ओके, इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो ये है केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब देखें यहाँ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इज नोन एज पेरीहेलियन। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इसको हम बोलेंगे पेरीहेलियन। ओके, ये नज़दीक में जो है ना ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। ये जो पेरीहेलियन है ये, और एंड द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज फर्दर फ्रॉम द सन इज नोन एज अपहेलियन। यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे अपहेलियन। क्लियर? ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है अपहेलियन। ओके, अब आगे चलें। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलिप्स दैट द सन ऑफ सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम टू फोकाई इज कांस्टेंट। यहाँ से ये डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जो फोकाई है एक यहाँ पे है एक ये है, तो इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ये यहाँ आ गया, अर्थ अपना यहाँ आ गया, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों का सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ आ गया तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ये लॉ है अपना द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, आगे चलें। केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। अभी इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तो अब ये लॉ ऑफ इक्वल एरिया क्या है, देखो ये फोकस पे होता है, फोकस पे सेम टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है ये ट्रेवल किया एक टाइम t1 में, एक टाइम t2 में ये यहाँ से यहाँ जो है ये ट्रेवल किया, ये वाला लाइन, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है सन के नियरर होगा तो इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, जब यहाँ से दूर होगा तो इसकी स्पीड जो है घट जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो सेम टाइम पीरियड के लिए ये जो एरिया है, एंगुलर एरिया जो है, ये एरिया ये जो दिख रहा है कलर्ड, ये एरिया हमेशा इक्वल होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इक्वल एरिया। Kepler's second law states the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time। ये same distance ये जो sweep कर रहा है, ये यहाँ से angular sweep जो होगा इसका area क्या होगा, हमेशा equal होगा for equal time period। okay, as the orbit is not circular, the planet's kinetic energy is not constant in its path। kinetic energy constant नहीं है, that is velocity जो है वो constant नहीं है, क्योंकि kinetic energy क्या होता है, kinetic energy जो होता है वो होता है हाफ mv², velocity पे डिपेंड करता है। it has more kinetic energy near पेरीहेलियन एंड लेस काइनेटिक एनर्जी नियर अपहेलियन। अभी हमने डिस्कस किया जब सूरज के नज़दीक होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब ये सूरज से दूर होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम पीरियड में जो इनका एंगुलर एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। ओके, आगे बढ़े अपन। अब थर्ड लॉ क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ इज कॉल्ड द लॉज ऑफ पीरियड। यहाँ पे देखिए इनके अकॉर्डिंग सिंपल सा इस लॉ का फंडा क्या है कि कोई भी प्लैनेट सन से जितना दूर होगा, यानी ये जो रेडियस है इनका, यहाँ मान लो यहाँ से ये जो रेडियस है, ये रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिवॉल्विंग टाइम पीरियड उसका होगा किसी भी प्लैनेट का। According to Kepler's law of period, the square of the time period of revolution of a planet around the sun in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi-major axis। okay, ये सेमी मेजर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ सेमी मेजर एक्सिस ले लिया इन्हें, सॉरी ये लाइन सीधा कीजिए, ये सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर ये t² जो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस या रेडियस इसका पावर 3। क्लियर? इसका मतलब है कि ये एक्सिस जितना ज़्यादा होगा, ये सेंटर पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर होगा, उतना ज़्यादा रिवोल्यूशन टाइम पीरियड किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई, तीनों केपलर्स लॉ। अब आगे देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है इनसे कौन कौन से जो हैं 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोशन इन लिफ्ट। ये 2 टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे जो ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, ग्रेविटेशन का जो है
सेकेंड लेक्चर होगा, क्लियर, उसमें हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे और ग्रेविटेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। अब आज जो हमने पढ़ा है उसमें 3 मार्कर्स कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है डिफाइन ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट और बॉडी हैविंग मास और एनर्जी, दोनों ध्यान रखना है। दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सीलरेशन अकर्ड बाय अ एक्सीलरेशन जनरेटेड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, क्लियर। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, जी का डायमेंशन F इंटू किलोग्राम स्क्वायर बाई F इंटू आर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर, यहां से डायमेंशन निकाल लेंगे। ब्रह्मगुप्त के बारे में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, द फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट हु हैव said about gravitation, okay, and after that Newton has explained it। 5 मार्कर्स में क्या से बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। हमने 6 डिफरेंस पढ़ा है कि ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन एम एंड रेडियस, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ओके। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 6 डिफरेंस हमने पढ़ा है। आप एक बार लेक्चर दोबारा रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। डिराइव यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी, जब हम ये पढ़ रहे थे तभी बता दिया था कि ये 5 मार्क्स में आ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा एनवायरनमेंट, हम लोग इस ग्रेविटेशन की वजह से ही धरती पे रुके हुए हैं, पूरा प्लैनेट जो है, सोलर सिस्टम जो है और पूरा सैटेलाइट जो है ग्रेविटेशन की वजह से ही क्या है, अपने प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 2 लॉ हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में आप डिफाइन करेंगे डायग्राम के साथ जब एग्जाम में लिखने को आएगा। तो जो टॉपिक हम खत्म करेंगे, यहाँ एक बात और बता दें आपको, जो टॉपिक हम खत्म करेंगे ना, उस टॉपिक के बाद हम एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे टॉपिक का, यानी 3 मार्कर्स के क्वेश्चन, 5 मार्कर्स के और 11 मार्कर्स के आइडियल आंसर किस तरीके से और कितने टाइप से आप लिख सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग वे में कैसे किया जा सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। उनका सेपरेट वीडियो बनेगा अपने हर यूनिट के बाद। 11 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉ है, डायग्राम के साथ आपको समझाने पड़ेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन, ये जो हमने जी निकाला था, जी इक्वल टू हम पढ़े थे जी एम बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको डिराइव करना, जी की वैल्यू डिराइव करना है, ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है और इसके बाद ये बताना है ये कैसे वेरिएट करता है। पोल पे जो है ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, सेंटर से ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, सरफेस से नीचे की ओर आएंगे तो इंक्रीज होगा। यही सब आपको इसमें लिखना है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, ओके। ये हमारा ऐप का ऐड है, आप जो है जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कीजिए। सारे जो हैं हमारे जितने भी कोर्स हैं वो ऐप पे अवेलेबल हैं, एक बार जाइए और फीडबैक निश्चित रूप से दीजिए, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में जो हमारा ग्रेविटेशन का ही पार्ट 2 होने वाला है और एक एक करके जल्दी ही हम यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। 10 तारीख को हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है, 10 अगस्त को, ये ध्यान रखिएगा। और आपके कांटेक्ट में जो लोग होंगे उम्मीद करते हैं आप उनसे जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।